हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 9 अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल करके आई है कि इजराइल का जो एम्बेसीज था दिल्ली में और मुंबई में जो कॉन्सुलेट था उसको टेम्पोररी बेसिस पे बंद कर दिया गया है। और रीजन क्या है? सिक्योरिटी रीजन है। कुछ दिन पहले इजराइल ने अभी सीरिया में ईरान का बेसिस पे हमला किया था, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बोला था, इस हमला का निंदा करते हुए ये बोला था कि हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद ईरान के ऑफिशियल ने ये बोला कि जो दुनिया भर में इजरायलीज एम्बेसीज हैं वो अब सेफ नहीं है, कहीं पे भी हमला हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इजराइल अभी कई एक देश में अपने एम्बेसीज को बंद कर रहा है। तो उसी के दौरान इंडियन एम्बेसीज को भी इजराइल ने अभी टेम्प्रोरी पर्पस पे बंद कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज अभी सामने आया था। तो अभी देखना है कि आगे ईरान क्या स्टेप लेता है। लेकिन अभी के लिए इजरायली एम्बेसीज इंडिया में और कई एक देशों में बंद हो गए हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ अस इन इंटरप्रेटिंग ओवर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्विटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। तो बताना ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहां पे ऑप्शन सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल। और कोई भी जब प्रोविजन कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो इसको एज ए इंटरप्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो और उसके बाद अगर हम प्रियम्बल ऑफ इंडिया की बात करें, प्रियम्बल जो होता है ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और उसका जो उस डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी को बताती है। तो हमारे प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव को बताती है। और दूसरा है कि ये इंटेंशन भी बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त उनका इंटेंशन क्या था, हिस्ट्री क्या, और हिस्ट्री क्या है क्रिएशन के प्रति। तो ये सारा कुछ प्रियम्बल बताती है। प्रियम्बल बेसिकली 4 आइडिया प्रेजेंट करती है। पहला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो प्रियम्बल बोलती है कि पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि पीपल ऑफ इंडिया ही है। तो ये पहला हुआ। दूसरा है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रियम्बल नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट भी बताती है, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट भी बताती है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट का, ये भी बताती है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और फोर्थ जो है डेट ऑफ अडॉप्शन, यहाँ 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट ऑफ अडॉप्शन बताती है क्योंकि इसी दिन कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद 26 जैन 1950 को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे। तो ये 4 जो गिवन आइडियाज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बताती है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल से 2 केस इंपॉर्टेंट है। पहला है बेरूबरी यूनियन केस। ये 1960 में केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, बट इट कैनॉट बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट बेरूबरी केस में प्रियम्बल को एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना था। वहीं 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंदा भारती केस। केशवानंद भारती केस।
तो इसमें जो पहले का जो जजमेंट था बेरूबरी यूनियन केस का, उसको टर्न डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर में ये बिलोंग करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है। और प्रियम्बल से रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत 3 नए वर्ड को इंक्लूड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 नए वर्ड को जोड़े गए थे प्रियम्बल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रियम्बल से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द आकाश तीर प्रोजेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज ए कटिंग एज इनिशिएटिव डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल। दूसरा है, इट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। थर्ड स्टेटमेंट है, इट विल अलाउ फॉर द सर्विलेंस ऑफ लो लेवल एयर स्पेस ओवर इंडियन आर्मी कॉन्फ्लिक्ट रीजन एज वेल एज द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी, एनी टू, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप नहीं किया जा रहा है, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये एयर डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इससे इंडियन सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, आकाश तीर प्रोजेक्ट। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट रेफर टू द हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस थ्रू एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। दूसरा है, इट डज नॉट इमिट कार्बन ऑन कंजम्पशन। थर्ड है, एट प्रेजेंट मोस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन एंड एप्लीकेशन इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ए, एनी वन, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये नेचुरल गैस से नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस से। जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं तो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है और दूसरा ऑक्सीजन। तो और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का, और उसके बाद जो हाइड्रोजन मिलता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है ना कि नेचुरल गैस से। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट का देखें तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है, ग्रे हाइड्रोजन का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, एनी वन। अगर टाइप ऑफ हम हाइड्रोजन देखें तो बेसिकली 4 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। ब्राउन हाइड्रोजन जो है इस कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, वहीं ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, तब उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको हम ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। और उसी तरह ग्रे हाइड्रोजन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज बैक कर देते हैं एयर में, तो वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन तो हमने देखा है कि वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं एक व्हाइट हाइड्रोजन भी अभी न्यूज में था। अभी फ्रांस में साइंटिस्ट ने इसको खोजा है और इसको नेचुरल गोल्ड भी बोलते हैं। नेचुरल गोल्ड या जियोलॉजिक
जियोलॉजिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये नेचुरली फाउंड किया जाता है, ये धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो अभी इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में साइंटिस्ट डिस्कवर किए हैं। तो ये व्हाइट हाइड्रोजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्पल जेलीफिश रिसेंटली स्पॉटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। पहला स्टेटमेंट है, इट इज फाउंड वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेचर सी। सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस जेलीफिश हैव बायोल्यूमिनेसेंट हैविंग एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट इन द डार्क। तो बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी विशाखापट्टनम कोस्ट आंध्र प्रदेश में वेनमस जेली फिश को स्पॉट किया गया है और वो है पर्पल जेली फिश। अगर इसका हम साइंटिफिक नाम देखिए, पलागिया नोक्टिलुका, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो है पेनफुल स्टिंग एंड काउज डिफरेंट डिग्री ऑफ इलनेस एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये जेलियस जो है सो इसका अटैक से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ह्यूमन के लिए। तो ये डेंजरस है, और ये ना केवल ह्यूमन के लिए डेंजरस है बल्कि मैरीन स्पीसीज के लिए भी ये डेंजर है। वहाँ पे जो मैरीन स्पीसीज होते हैं उनको भी ये एक्सटिंक्ट कर देता है, क्योंकि जेली फिश जो है से बहुत कम पीरियड में हाई प्रोडक्टिव रेट के कारण उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। वहाँ पे जो मैरीन स्पीसीज है उनको लिए एक खतरा बन जाता है, ये उनको एक्सटेंशन के कगार पर लेके आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे मैरीन स्पीसीज के लिए डेंजरस है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है इसका रिप्रोडक्शन और ज़्यादा होने का, वो है टेम्परेचर राइज। ओशियन सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारे मैरीन स्पीसीज के लिए बहुत डेंजरस है। और अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेचर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी पर्पल जेलीफिश को विशाखापट्टनम कोस्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये हमारे टूरिज्म के लिए भी खतरा है और मैरीन स्पीसीज के लिए भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। पहला स्टेटमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी कंसिडर एज द एफडीआई। सेकेंड है, एफडीआई इज ए मोर लिक्विड एसेट फॉर एन इन्वेस्टर देन एफपीआई। थर्ड स्टेटमेंट है, एफपीआई हैव नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेज। बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी एनी टू, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। एफडीआई ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, एफपीआई ज्यादा लिक्विड होता है। तो ये उल्टा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर हम एफडीआई एंड एफपीआई का डिफरेंस की बात करें तो एफडीआई जो है सो डायरेक्ट ओनरशिप नहीं देती है इन्वेस्टर को, वहीं जो एफपीआई है वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड ओनरशिप प्रोवाइड करती है इन बिजनेस। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10% से कम इन्वेस्ट करता है तो वो एफपीआई के कंसीडर में है, और 10% से ज़्यादा हो जाता है तो वो एफडीआई हो जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है एफडीआई एंड एफपीआई का। एफडीआई से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं इसका एग्जिट जो है से रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे एंड लेबर मार्केट पे। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वहीं एफपीआई के बारे में बात करें तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, तो स्टॉक कभी भी बेच करके वो एफपीआई वाले एफपीआई के थ्रू जो इन्वेस्ट किए हैं वो अपना पैसा ले जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा लिक्विड होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है एफडीआई एंड एफपीआई का, तो इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो 6th क्वेश्चन है वो है, वसुधारा ताल
माबन झील या पयगुरु झील। तो ये अभी न्यूज में थे, तो बताना है कि ये कहाँ पे है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ए, उत्तराखंड। अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इन्होंने अभी बताया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आते हैं, कि टोटल 188 ग्लेशियल लेक जो हिमालयन स्टेट में है, वो डेंजर पे है, उनका विलुप्त होने के कगार पे है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होंगे तो ये जो लेक हैं ये बस्ट हो सकते हैं, और ये नीचे की तरफ इनका पानी बहुत रैपिडली आ सकता है, तो ये डेंजरस है। तो जिसमें से 188 में 13 जो है सो उत्तराखंड में है, तो ये उनका नाम है। कई एक लेक का तो नाम नहीं है, लेकिन वसुधरा ताल, माबन झील एंड पुंगुरु लेक, तो ये 3 नेम्ड है, तो इनका नाम याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड में है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या-क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोग ने देखा कि अभी इजरायली एम्बेसी जो मुंबई में अपना कंसुलेट और दिल्ली में एम्बेसीज को क्लोज किए हैं ड्यू टू ईरानियन थ्रेट, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशवानंदा भारती केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया। उसके बाद हम लोगों ने आकाश तीर प्रोजेक्ट, जो कि बीईएल के द्वारा बनाया जा रहा है, रिलेटेड टू डिफेंस, ये डिफेंस कंट्रोल, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जाना। अभी व्हाइट हाइड्रोजन फ्रांस में खोजा गया है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। वहीं पर्पल जेलीफिश, जिसको विशाखापट्टनम कोस्ट में अभी आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये डेंजरस है हमारे मैरीन स्पीसीज और टूरिज्म के लिए, सेक्टर के लिए, तो इसके बारे में देखा कि अभी पर्पल जेलीफिश अभी विशाखापट्टनम में देखा गया है। उसके बाद एफडीआई एंड एफपीआई के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में जाना कि 10% से अगर कम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसको एफपीआई के कैटेगरी में रखते हैं, और 10% से ज़्यादा हो जाए तो वो एफडीआई के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम 3 झील के बारे में देखा, जो कि अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।